भारत में बैंकिंग व्यवस्था आप लोगों ने लिखा है? यस सर। देखिए भैया, बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो कब की गई थी? अगर पूछा जाए कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं या वर्तमान में कितने टाइप के बैंक हैं या कुल सरकारी बैंकों की संख्या क्या है और प्राइवेट बैंकों की संख्या क्या है, तो व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक सुना है कभी? तो कितने बैंक हैं? नो आइडिया सर। 12 बैंक हैं आरबीआई को मिला के। आरबीआई कौन सा बैंक है? निजी बैंक है। कितने लोगों का आरबीआई में अकाउंट है? कितने लोगों का नाम उठा थोड़ा? किसी का आरबीआई में अकाउंट है ही नहीं। इसका मतलब काफी समझदार हो चुके हैं आप लोग। आरबीआई भैया देश का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और यह केंद्रीय बैंक की चर्चा की जाएगी जब आप व्यापारिक बैंक समझ जाएंगे तब। अभी आप जो शुरू में पढ़ेंगे वो व्यापारिक बैंक पढ़ेंगे। और व्यापारिक बैंक में भी सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक मीन्स होगा सरकारी, कोई हमसे बार बार नहीं पूछेगा। और प्राइवेट होगा निजी। ये सब पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद बैंक ग्रामीण बैंक है। जो नॉन डिपेंडेंट बाबू का भी मोहिनी पढ़ा है। कहाँ है ग्रामीण, कहाँ है कृषि, सब नाम 22 बसेगी। बैंकों का भारत में अगर देखा जाए शुरू से, तो सबसे पहले जो भारत में बैंकों का शुरुआत किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के समय में चालू किया गया था। और 1770 में अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश सरकार के समय में भारत में सन 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कोलकाता में एक बैंक खोला था। उसका नाम था हिंदुस्तान बैंक, जो कुछ दिन के बाद बंद हो गया था। उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल खोला गया। वो भी बैंक ऑफ बंगाल को कुछ दिन के बाद 1809 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। और जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित हुआ तो साथ ही इसके 2 और अंग्रेजों के द्वारा प्रेसिडेंसिया बैंक खोले गए। वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन कुल मिलाकर 3 प्रेसिडेंसी बैंक हो गए। चूंकि बंगाल का संबंध उस समय, जो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था उसका संबंध उत्तर प्रदेश से था, और उसी समय अवध कमर्शियल बैंक के नाम से 1893 में बैंक खोला गया।
अवध कमर्शियल बैंक, जो भारतीयों के द्वारा पहला बैंक खोला गया था हिंदुस्तान में, भारतीयों द्वारा, लेकिन पूरी पूंजी भारतीयों की नहीं लगी थी, जिससे भारत का पूर्णतया पहला बैंक नहीं हो सका। कुछ दिन बाद भारतीयों की पूरी पूंजी के साथ जो पूर्णतया पहला बैंक खोला गया 1894 में, पंजाब नेशनल बैंक। तो 1894 में भारतीयों द्वारा पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे चलकर जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक और बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया 1921 में। और जब 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया, तो इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय बनाया गया वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया गया। अब हुआ क्या कि इन प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ भारत में यही प्रेसिडेंसी बैंक यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अब देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप में काम करती रहेगी। कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1954 तक यही इंपीरियल बैंक ऑफ 1935 से पहले, अर्थात जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य को लेकर के आरबीआई को सौंप दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। और आगे चल करके इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में पंडित नेहरू ने इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। और उसी समय एसबीआई एक्ट से पास करवा के एसबीआई और एसबीआई समूह के 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया एसबीआई के सहयोगी बैंकों का, तो उसके बाद फिर भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें आप लोग सुनते होंगे केंद्रीय बैंक था ही आरबीआई, कमर्शियल बैंक को ही व्यापारिक बैंक कहा जाता है, एग्रीकल्चर बैंक को कृषि बैंक कहा जाता है, इंडस्ट्रियल बैंक को औद्योगिक बैंक कहा जाता है, निजी प्राइवेट बैंक को निजी बैंक कहा जाता है। इन सब बैंकों की समय समय पर स्थापना की गई। और साथ ही साथ कंडीशन इस बीच में ऐसा आता रहा कि बैंकों को सरकार ने मर्ज भी किया, आपस में विलय किया, बैंकों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया, जिसमें एसबीआई के जो 7 सहयोगी बैंक थे, सबसे पहले 2 बैंकों को मर्ज किया एसबीआई के, और उसके बाद 5 बैंकों को मर्ज किया। अब वर्तमान में सिर्फ सारे बैंक अब एसबीआई के नाम से जाने जाने लगे हैं। साथ ही उसके बाद भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद अप्रैल 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बीच में ही आप देख रहे हैं देश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को आपस में मर्ज किया है 2019 और 20 में। कौन कौन से बैंक मर्ज किए, कौन कौन से बैंक आपस में जुड़े, वर्तमान में बैंकों की संख्या, इन सब की चर्चा अब आगे आपको लिखना होगा। एक को पल्ले नहीं पड़ा है। पता नहीं क्या बगा दिए।
अब कैसे करें, कहाँ पे नहीं पढ़ा मैं? क्या जुगाड़ बताएं कि ये पहले समझे बैंक होता क्या चीज है, कहीं नहीं पढ़ा। फिर बताएं व्यापारिक बैंक किसको कहते हैं, खुद से पढ़ा। फिर बताएं सरकारी बैंक किसको कहते हैं, फिर बताएं निजी बैंक किसको कहते हैं, और फिर बताएं केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं। तब बैंक पढ़ाएं तो कुछ बात समझ में आए। अब ये आए और आधे मान अपना लेक्चर बताना शुरू कर दिए, तो एक तो बात समझ में, तो हम क्या करें। रात को कभी सोते हो? रात को कभी सोते हो? 10 बजे। सुबह कभी जगते हो? 7 साढ़े 7 बजे सुबह। 10 बजे खड़े रहते रहिए, तुम 7:30 2-3 बजे सोते हैं। सबसे पहले किसी की आवाज नहीं निकलेगी और ये एक पेज पलटते रहते हैं, लिखते रहते हैं, जो जिस दिन पकड़ूंगा ना पटक के मारूंगा। बताएं हमारी खाता ये सब बैंक होता क्या चीज है। यहाँ पैसा जमा होता है। आज तक यही पता नहीं कि बैंक क्या होता है। तो आप एक बैंक एक वित्तीय संस्था है। क्या है? वित्तीय संस्था है। तब लगेगा कि पढ़ा लिखा इंसान है। वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। और वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? बैंक है, बीमा है, ये सब क्या है? वित्तीय संस्था ही तो है। एक वित्तीय संस्था किसको कहा जाता है? जो वित्त का लेन देन करता हो। एक वित्त क्या होता है? फाइनेंस होता है। ये फाइनेंस क्या होता है? वित्त क्या होता है? बोल तो रहे हो कि वित्तीय संस्था है और वित्त कह रहे हैं फाइनेंस से संबंधित है। वित्तीय संस्था है सर, आपने पहले बोला। अब ये वित्तीय संस्था क्या होता है? तो आपने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा किसको जाता है? जो वित्त का लेन देन करते हो। वित्त का मतलब समझते हैं जो मुद्रा का लेन देन करते हो। तो बैंक क्या है भैया? बैंक का मतलब होता है जो वित्तीय लेन देन का काम करते हैं, उसे बैंक करते हैं। यही परिभाषा है बैंक की। नहीं, ये परिभाषा नहीं है बैंक की। बैंक शब्द जो बना हुआ है वो बैंका से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करना। क्या होता है? बैंक शब्द बैंका से बना है, जिसका अर्थ होता है बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करना। यही है शाब्दिक अर्थ, इसका ये है। दूसरा, पढ़े लिखे नाते होने के कारण बैंक एक वित्तीय संस्था है। इतना बोल लेंगे? अगर इतना बोल लेंगे तो अब क्या होगा? यहां पर एक शब्द लगा रहेगा, सरकारी बैंक और निजी बैंक। ये क्या होता है? सरकारी बैंक और निजी बैंक, ये गवर्नमेंट बैंक कहा जाता है, या इसी को नेशनल बैंक के नाम से भी जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी इसी को कहा जाता है और इसको प्राइवेट बैंक कहा जाता है।
एक राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक इसको कहते हैं और प्राइवेट बैंक को निजी बैंक कहते हैं। ये होता क्या है सर, किसी भी बैंक में जो टोटल पूंजी लगी होती है उस पूंजी को उसका कौन सा भाग कहते हैं? 100%। कितना भाग कहते हैं? 100%। अगर आपके पास कुल टोटल पूंजी है मान लीजिए 1000 रुपया, तो वह आपके पास कितना परसेंट है? 100%। 100% पूंजी यही है ना आपका, 1000 रुपया है ना। अरे कहेंगे खेत बाड़ी सब, तो खेत बाड़ी नहीं, टोटल आपके पास पूंजी कितना है। और पूंजी अस्थायी चल संपत्ति और अचल संपत्ति अलग अलग होती है भैया। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि जो आपके पास टोटल वर्तमान में पूंजी है वो कितनी है। उसी तरीके से बैंक में जो टोटल पूंजी है वो उसका कितना है? 100% है। अब 100% में अगर किसी भी जो 100% उस बैंक का पूंजी लगा हुआ है, अगर उस 100% में 50% से अधिक अर्थात 51% पूंजी सरकार की लगी होती है। किसकी लगी होती है? सरकार की लगी होती है। तो ऐसे बैंक को सरकारी बैंक कहते हैं। क्या कहा जाता है? सरकारी बैंक कहा जाता है। अब 51% पूंजी लगी है सरकार की, 50% से अधिक पूंजी उसकी होनी चाहिए, तभी उसके नाम से जानी जाएगी। अगर यहीं पर 51% निजी क्षेत्र का पैसा लगा होता तो उस बैंक को क्या कहा जाता? निजी बैंक। निजी बैंक। और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब यहां पर बात यह है कि सरकारी बैंक इस आधार पे कहलाया कि यहां पर 51% पूंजी सरकार की लगी है, बकाया शेष पूंजी कितनी बची? 50%। अरे मैं तो बताते हो कि 49%। टमाटर बेचते हो, 49% पूंजी बचा का? खरीदते हैं सर। 49% मान लीजिए निजी क्षेत्र का है। किसका है? निजी क्षेत्र का पैसा लगा है। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि एक सरकारी बैंक में सरकार का अधिकतम पूंजी कितना लगा होता है और न्यूनतम पूंजी कितना लगा होता है। प्रश्न बनता है एग्जाम में। प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बता क्या रहा हूं, पूछ क्या रहा हूं। कहता है कि एक सरकारी बैंक में सरकार की अधिकतम पूंजी क्या होनी चाहिए और न्यूनतम पूंजी कितनी होती है, और एक सरकारी बैंक में निजी क्षेत्र का अधिकतम पूंजी कितना होता है और निजी क्षेत्र का न्यूनतम पूंजी कितना होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस बात को हम कह रहे हैं कि सरकारी बैंक है, ये 51% सरकार की लगी है तो उसे सरकारी बैंक कहा गया। अब हमारा प्रश्न ये है कि इस सरकारी बैंक में सरकार की अधिकतम कितना है और न्यूनतम, तो साफ साफ लिखा है 51% क्या होना चाहिए? 51% पूंजी होनी चाहिए क्या? न्यूनतम। अरे यार ये न्यूनतम पूंजी है। हमें कहा ना कि कम से कम कितना होना चाहिए, तभी वो सरकारी कहा जाएगा। तो ये न्यूनतम पूंजी है 51% और अधिकतम कितना हो सकता है? 100%। तब ये क्या कहलाएगा? सरकारी बैंक। अब प्रश्न दूसरा पूछता है कि इसमें एक सरकारी बैंक में निजी क्षेत्र का न्यूनतम पूंजी कितना होता है और अधिकतम पूंजी कितना होता है? तो बोले निजी क्षेत्र का कितना होगा इसमें? न्यूनतम 0। न्यूनतम होगा 0% और अधिकतम कितना होगा? 50%। वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा? हो गया सर, आ गया समझ। आप यही पूछ ले
कि कोई भी बैंक प्राइवेट बैंक है, मान लीजिए ये है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक में कितना पूंजी उसका होगा 51%। 51% क्या है न्यूनतम। सॉरी यार, यही करना चाहते थे, लोग कह दिए। और अधिकतम कितना होगा 100%। अब पूछ लेगा कि इसमें सरकार की कितनी होगी न्यूनतम। सरकार की न्यूनतम 0% और अधिकतम 50। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस आधार पर सरकारी बैंक कहा जाता है और निजी बैंक। तो इतना आप डिफाइन कर लोगे ना कि सरकारी किसको कहा जाएगा और प्राइवेट किसको कहा जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है और राष्ट्रीयकृत बैंक किसको कहा जाता है, नेशनलाइज बैंक। ये सरकारी बैंक तो ये बता दिया, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का यही शब्द लगा होता है राष्ट्रीयकृत। अगर शब्द ये पूछ ले कि राष्ट्रीयकृत किसको कहा जाता है और निजीकृत किसको कहा जाता है, बैंक छोड़ दीजिए, आप बता दो नेशनलाइजेशन किसको कहा जाता है और प्राइवेटाइजेशन किसको कहा जाता है। सरकार की बैंक नेशनलाइजेशन होता है और दूसरे सरकार की नहीं होती, नहीं होता। राष्ट्रीयकृत बैंक से जिसमें सरकार का अधिकार होता है, कहते हैं कि ये नेशनलाइज बैंक है, ये राष्ट्र। हाँ बताएंगे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाए। समझ गए हम लोग? नहीं सुनाई दिया? स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र कब हुआ था सबको पता है, अगस्त 1947 में। उस समय हमने जब अर्थव्यवस्था पढ़ाया था तो बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को नेहरू जी ने क्या घोषित किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन वह किसकी ओर ज्यादा झुकाव था उसका, ग्रामीण की ओर। अब एक तो बताओगे, कुछ भी नहीं पढ़ते हो आप लोग। हमने इतना जाम लगा के समझाते हैं, उसके बावजूद हमने बताया था कि जब स्वतंत्रता आजादी मिली थी तो मिक्स्ड इकोनॉमी घोषित किया गया था, लेकिन जो झुकाव था वो समाजवादी की तरफ था। और जो आज का दौर है वो किधर है झुकाव, पूंजीवादी की ओर। तो उस समय क्या हुआ था कि आपस में भेदभाव निजी क्षेत्र का बोलबाला था जब अंग्रेज लोग यहां पर रहा करते थे। तो हुआ क्या कि भारत लोकतंत्र बना, सबको पता है, बना कि नहीं लोकतंत्र? लोकतंत्र क्या होता है बताओ? क्या होता है लोकतंत्र? जहां पर जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। और इसमें भी जो बीच वाला शब्द हमने बोला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला था बीच वाला? द्वारा, जनता द्वारा। अर्थात कहने का मतलब जिस देश की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। और जब भारत
स्वतंत्र हुआ तो उस समय नेहरू जी के सामने एक विषम परिस्थितियां दिख रही थी। प्राइवेट क्षेत्र का बोलबाला था, निजी क्षेत्र जो पूंजी वर्ग के लोग थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, उनका संसाधनों पर बड़ा नियंत्रण था। तो ऐसी स्थिति में बड़ी भेदभावना थी और बैंक जो था, सरकार जो हुआ करती थी वो लोकतंत्रात्मक शासन की सरकार होती थी। लोकतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है कि बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा, स्थान का भेदभाव किए बिना सभी लोगों का क्या किया जाए? कल्याण। क्या यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव उस सरकार में नहीं होगी, तभी सभी लोगों का क्या होगा? कल्याण। और जो बैंक थे वो निजी थे, तो जाहिर सी बात है कि जो निजी बैंक होंगे वो निजी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा प्रभाव करेंगे, फोकस करेंगे। तो ऐसे में जब सरकार बनी तो सरकार के सामने एक ऐसी समस्या आई कि कैसे किया जाए कि बैंक अपनी मनमानी न कर पाए। अर्थात पता लगा किसी ईसाई धर्म का बैंक है तो उसमें ईसाई धर्म वालों को बलिदा दिया जा रहा है, हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म वालों को बलिदा दिया जा रहा है, मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म को बलिदा दिया जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि निजी क्षेत्र के संसाधनों को क्या किया? खरीद लिया। क्या किया कि भैया उसको हम खरीद ले रहे हैं और जब वो खरीद करके वो हमारी संपत्ति हो जाएगा, जब हमारा बैंक हो जाएगा तो बैंक जब जाएंगे ना तो सबको एक अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अधिकार की सरकार को हमने भी निर्वाचित किया है और तुमने भी निर्वाचित किया है, इसलिए जो अधिकार हमारा होगा वही अधिकार तुम्हारा होगा, तभी सभी लोगों का क्या होगा? कल्याण। कहने का आशय क्या है सर? कहने का आशय हमारा यह है कि जब सरकार निजी क्षेत्र के इकाइयों को खरीदना शुरू करती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, और जब सरकार अपनी इकाइयों को बेचना शुरू करती है तो उसे क्या कहा जाता है? निजीकरण। समझ में आई बात? तो राष्ट्रीयकृत निजीकृत हो गया। अब बचा बात प्राइवेट बैंक हो, व्यापारिक बैंक। और पहले केंद्रीय बैंक जाना चाहे, व्यापारिक बैंक क्या होता? केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बैंक है और उसका नाम क्या है? आरबीआई, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये चैप्टर जिसको समझ में आ गया आरबीआई वो अर्थव्यवस्था आधा जान लिया। तो इस चैप्टर को बहुत कायदे से पढ़ना है आरबीआई को। अब ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। कौन? आरबीआई। इसको क्या नाम दिया गया? इसको केंद्रीय बैंक। क्या? देश का सबसे बड़ा बैंक। कहो बैंकों का बैंक। मुद्रा घर, साख सृजन, आप समाशोधन गृह, सरकार का बैंक। इतने नाम है तो ये बैंक पढ़ने के क्रम ये सारे बैंकों का बाप है। क्या है? सारे बैंकों का बाप है, सारे बैंकों का बाप है। और भारत सरकार और आरबीआई का भी संबंध बाप और बेटे का है।
किसने कहा दादा? भारत सरकार और आरबीआई का संबंध बाप और बेटे से है। कभी बाप बेटे से पैसा मांगता है और कभी बेटा बाप से मांगता है। दोनों पैसा लेते हैं एक दूसरे से। इस ध्यान में रखना, कब लेंगे कैसे लेंगे जब समय आएगा तो ये केंद्रीय बैंकवा अभी रखा रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बात आती है जो पढ़ना है, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं व्यापारिक बैंक। इसी को कहा जाता है कमर्शियल बैंक, इसी को कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। तीन नाम बताया हमने। इसी को कहा जाता है सरकारी बैंक। क्या कहते हैं, प्राइवेट बैंक भी व्यापारिक बैंक होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट बैंक भी व्यापारिक बैंक होते हैं, लेकिन वो निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक होते हैं। अब प्राइवेट बैंक कौन से हैं सर, सरकारी बैंक कौन से हैं, वो चर्चा का बात का विषय है। पहले ये जाना जाए कि व्यापारिक बैंक होता क्या चीज है। जैसा बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यापारी शब्द लगा हुआ है, जो व्यापार करता हो। क्या करता हो? अब व्यापार चना गेहूं चावल का तो करेगा नहीं। बैंक है, अरे बैंक है तो चना चावल का थोड़ी करेगा, काहे करेगा? रुपया पैसा का व्यापार करेगा। क्या करेगा? रुपया पैसा का व्यापार करेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, व्यापारी बैंक। अच्छा, यही डिफाइन है सब व्यापारी बैंक का? नहीं। क्या डेफिनेशन है? जो जनता से विभिन्न खातों पर उनकी जमाओं को स्वीकार करता हो। क्या कहा? जो जनता से विभिन्न खातों पर उनकी जमाओं को स्वीकार करता हो। जमा मतलब समझते हैं डिपॉजिट। आप लोग होंगे ना अकाउंट, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का सैलरी अकाउंट। सैलरी तो अभी नहीं होगा, नौकरी वालों का होता है सैलरी भैया। किसी का एफडी होगा, होता है कि नहीं? किसी का करंट होगा, अकाउंट होता है कि नहीं? तो ये कहाँ पे होते हैं? बैंक में होते हैं ना। जो जनता से विभिन्न खातों पर उनकी जमाओं को स्वीकार करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो साख सृजन प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द क्रेडिट क्रिएशन। इस साख सृजन का मतलब होता है जो विश्वास जनता और बैंक में विश्वास का काम करता हो, उसे कहा जाता है साख सृजन। बैंकवा से जब पैसा लेने आप लोग जाते हो तो वहां पर लोन लेने जाते हो तो कहीं न कहीं विश्वास को तो देता है। काहे में विश्वास? कागजों को दिखाते हो कि हमारे पास 3 बीघा जमीन है, हमारे पास 23 बीघा जमीन है, हमारे पास 2 ट्रैक्टर है, हमारे पास 2 ट्रक है, इसी पर हम क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। किसी के पास भैंस है, किसी के पास गाय है, तो भैंसों गाय पर लोन लेते हैं कि नहीं भैया? तो कहीं न कहीं जनता और बैंक के बीच विश्वास का काम किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद अर्थव्यवस्था में कहीं से बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराने का काम। अर्थव्यवस्था में क्या उपलब्ध कराने का? ऋण उपलब्ध कराने का काम। अगला क्या है? जो मर्चेंट संबंधी सुविधा प्रदान करता हो। ये मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी। व्यापारियों को सुविधा प्रदान करता हो। साथ ही साथ सुरक्षित तिजोरी का काम करता हो। क्या काम करता हो? सुरक्षित तिजोरी मतलब जो गहना गुड़िया होता है तो ले जाते हैं, लाकर में रखते हैं कि नहीं, तो उसी को कहा जाता है, लाकर सिस्टम जो होता है उसी को कहा जाता है सुरक्षित तिजोरी।
जो सुरक्षित तिजोरी का काम करता हो उसे कहा जाता है बैंक। उसके साथ साथ जो समय समय पर बचत संबंधी, बचत मतलब सेविंग, जो समय समय पर बचत संबंधी प्रोत्साहन योजना चलाता हो उसे क्या करते हैं? उसे कहते हैं व्यापारिक बैंक। और व्यापारिक बैंक सरकारी भी है और व्यापारिक बैंक निजी भी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखिए तो अभी समय है। बड़ा दिमाग चलवाते हो आप लोग भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? और वहां 2 दिन बाद जब भूले पढ़ाएंगे ना, सब भूल जाएंगे। लॉकडाउन लग जाएगा, अभी फिर होएगा क्या? लॉकडाउन आएगा? नहीं सर, भाई कुछ नहीं होगा यार, आने चांसेस है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। बाबू घर थोड़ी ना चले आएगा। कुछ नहीं आएगा ना, कोई मरेगा। ऐसा भारत पुत्र पुत्री है, सब बहुत परिवार है रीढ़ के, कुछ होने वाला नहीं है। सब बड़े बड़े एक रैंक का यार क्या देखें? और भगवान करें आप लोग सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोगों का होता है। सबसे पहले सरकार जो है शिक्षा पर नजर रखती है। पहला काम लॉकडाउन लगाएगी तो पहले सबसे पहले स्कूल और कॉलेज बंद कर देगा और सबसे पहले खोलेगी तो दारू उठेगा। काहे? उससे मिलता है ना सर, टैक्स मिलता है बहुत ज्यादा, सबसे अधिक, क्योंकि उससे राजस्व आता है। आईओजी कोचिंग से कहा आएगा उसको, तो इसलिए सरकार सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़ा नुकसान हुआ है इस बीच में स्टूडेंट के। अब न कहीं कितने लोगों का तैयारी कंप्लीट हो गई होती, वैकेंसी एग्जाम भी हो गए होते, बहुत बाधित चल रहा है भाई। वैसे भी सेशन लेट चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। समय बहुत कम बचा है और इस 2022 तक नौकरी जो भी वैकेंसी आ रही है, चाहे जो हो, चाहे क्लर्क का हो और चाहे यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, सब डालिए। कम से कम यूपीपीसीएस तक का क्वेश्चन तो आप करीब कुछ क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे आप आराम से। प्रीलिम्स का अब हमारे क्लास का अगर हमने कुछ विषय पढ़ाया है, कोई विषय, तो इकोनॉमिक्स में और विषय जो आएगा उसको भी पढ़ते रहिए। अभी हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, साइंस चलेगा, सारा विषय चलेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं खींचता, मैं बहुत कई दिन हो गया क्लास चलते हुए, बस 5-7 दिन हुआ, नहीं सर, 10 दिन, 20 दिन हो गया। नहीं सर, 20 दिन हुआ, शादी को 24 है, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर खींच देंगे पूरा इकोनॉमिक्स। अब दौरान पढ़ाएंगे 20-25 दिन। अब बहुत तेजी से होता है ना कि अब गाड़ी निकल चुकी है, बहुत अच्छा स्पीड पकड़ेंगे, चिंता मत करिए। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप लोग और बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आगे लिखे तो इसी में अर्थव्यवस्था में बैंक का संबंध वित्तीय व्यवस्था से होता है। अर्थव्यवस्था में बैंक का संबंध वित्तीय व्यवस्था से होता है। और वित्तीय व्यवस्था का संबंध
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र से होता है। और वित्तीय व्यवस्था का संबंध अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र से होता है। भारत में बैंकों की शुरुआत सर्वप्रथम, आगे लिखिए उसमें, भारत में बैंकों की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार में सन 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कोलकाता में हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला था, या हिंदुस्तान बैंक खोला था। जो कुछ दिन बाद बंद हो गया। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से कोलकाता में ही खोला गया। और इसे 1809 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। फिर आगे चलकर 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, कामा, और 1800, किसी किताब में 42 लिखा, किसी किताब में 43, तो 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। लाइन चेंज, चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक का संबंध उत्तर प्रदेश से था, और उसी समय भारतीयों द्वारा और उसी समय भारतीयों द्वारा 1892 में
अवध कमर्शियल बैंक के नाम से अवध कमर्शियल बैंक के नाम से खोला गया। लेकिन भारतीयों की पूंजी पूर्णतया न लगे होने के कारण भारतीयों की पूंजी पूर्णतया न लगे होने के कारण यह भारत का पूर्णतया पहला भारतीय बैंक नहीं हो सका। लेकिन भारतीयों द्वारा पूर्णतः पहला भारतीय बैंक, लेकिन भारतीयों द्वारा पूर्णतः पहला भारतीय बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के नाम से खोला गया। 94 में पंजाब नेशनल बैंक के नाम से खोला गया। एक चीज यहां पर रुकिएगा, अब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे कवर कराते हैं, पूछ लेगा कि भारत में पहला बैंक कौन सा खोला गया था। प्रश्न आया है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था जो खोला गया था, तो ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान बैंक। पूछा जाएगा कि भारतीयों द्वारा पहला बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक। पूर्णतः भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था। और कभी कभी ये पूर्णतः शब्द नहीं लगाते और उसमें अवध कमर्शियल बैंक और पंजाब दोनों ऑप्शन में दिया है, तब क्या करेंगे, तो पंजाब लिख करके आएंगे, और अगर पंजाब नहीं दिया तो अवध तो सही है ही। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, आपकी स्ट्रेटजी एकदम सटीक होनी चाहिए। वहां पर विचार विमर्श करने का समय बहुत कम रहता है, पहले से दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि कैसा प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि वहां पर विचारने का समय नहीं रह जाता और अचूक सावधानी हटी तो प्रश्न गलत हो जाता है। आगे लिखिए इसी में। अच्छा, कुछ लोग काफी तुरंत मोड़ लिए। हाँ, तो समय भी हो चुका है, इसलिए इसी के आगे कल पूरा कंप्लीट कराएंगे।